जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BANS 183 पर्यटन मानव विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है तो उसको हम आई बटन में ऐड कर देंगे, तो वहां से आप लोग उस क्लास को कवर कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें हमने VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है प्लस आपकी PYQ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है, तो आप लोग उसको परचेज कर सकते हैं। उसको आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट से करना है, सिंपली आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रकार का पेज आ जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली सर्च कोड के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको कोड टाइप करना है BANS 183, ठीक है। जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको गैस पेपर मिल जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना हो सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और इस पर बाय नाउ पर क्लिक करके पेमेंट करके इसकी PDF को डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ मूर्त और अमूर्त विरासतों का वर्णन कीजिए। यह आपका जो है प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको आप जरूर से कवर कर लीजिएगा। इस बार एग्जाम में आने की इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। तो भारत एक प्राचीन और सांस्कृतिक दृष्टि समृद्ध देश है। यहाँ अनेक प्रकार की विरासतें हैं जो हमारे अतीत से जोड़ती हैं। विरासतें दो प्रकार की होती है, मूर्त विरासत मतलब कि टेंजिबल हेरिटेज और अमूर्त विरासत मतलब कि इनटेंजिबल हेरिटेज। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हम लोग मूर्त विरासत मतलब कि टेंजिबल हेरिटेज को। तो मूर्त विरासत वह होती है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और जो भौतिक रूप से मौजूद होती है। ये विरासतें समय के साथ बनी होती हैं और इन्हें संरक्षित किया जाता है। तो मूर्त विरासत कौन सी होती है? वे विरासतें जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं और जो भौतिक रूप से मौजूद है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मूर्त विरासत कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ताजमहल आगरा का, यह सफेद संगमरमर से बना एक भव्य इमारत है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। यह जो है भारत की प्रसिद्ध मूर्त विरासतों में से एक है और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित की गई है और ये 7वां अजूबा में से भी एक अजूबा है। इसके बाद है कुतुब मीनार का, जो नई दिल्ली का कुतुब मीनार है। तो यह एक ऐतिहासिक मीनार है जो भारत की इस्लामी वास्तुकला का प्रतीक है। इसके बाद है जयपुर का आमेर किला, तो राजस्थान की राजपूताना संस्कृति और स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण है ये। इसके बाद सांची का स्तूप, तो यह बौद्ध धर्म से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। इसके बाद है मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, तो यह द्रविड़ शैली की भव्य मंदिर स्थापत्य कला को दर्शाता है। तो ये सब क्या है? ये सब आपके जो है मूर्त विरासत के उदाहरण है। इन सभी उदाहरणों को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इनकी रक्षा की जा सकती है। सरकार इन स्थानों की देखभाल करती है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन्हें देख सकें। इसके बाद है अमूर्त विरासत मतलब इनटेंजिबल हेरिटेज। तो अमूर्त विरासत वह होती है जो भौतिक रूप से दिखाई नहीं देती लेकिन हमारी संस्कृति, परंपराओं और ज्ञान में मौजूद होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक, लिखित या अभ्यास के माध्यम से आगे बढ़ती है। जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य जैसे भरत नाट्यम और कथक, ये नृत्य रूप केवल प्रदर्शन नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। जो हमारे यहाँ भारतनाट्यम होता है ना, और जो कथक है, ये क्या है? ये एक हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो है एक प्रकार का नृत्य होता है। ये केवल नृत्य नहीं होता है बल्कि हमारी संस्कृति को दर्शाता है। और ये संस्कृति हमारे यहाँ कैसे बढ़ती है? मौखिक रूप से, लिखित या अभ्यास के रूप से। तो नृत्य का अभ्यास आगे वाली पीढ़ी वाले बच्चे करेंगे, भरतनाट्यम सीखेंगे, तो ये ऐसे करके अगली पीढ़ी में बढ़ता रहता है। योग, यह एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है। योग तो हम देख नहीं सकते हैं, ये एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है जो शरीर मन आत्मा का संतुलन बनाए रखता है। आज पूरी दुनिया योग का अभ्यास करती है। इसके बाद महाभारत और रामायण की कथाएं, ये धार्मिक और नैतिक शिक्षा से भरी कहानियां हैं जो आज घर में भी घर घर में सुनाई जाती हैं।
इसके बाद त्योहार जैसे दिवाली, होली, ईद, पोंगल, इन त्योहारों के पीछे की मान्यताएं, रीति रिवाज और परंपराएं अमूर्त विरासत का हिस्सा है। इसके बाद लोकगीत और लोक नृत्य जैसे भांगड़ा, गरबा, ये सब स्थानीय संस्कृति और भावनाओं को दर्शाते हैं। तो अमूर्त विरासतों को संरक्षित करने के लिए हमें उन्हें सीखना या सिखाना या मनाना चाहिए, ताकि ये सांस्कृतिक धरोहर लुप्त ना हो जाए। तो ये जो अमूर्त विरासत होती है, ये हमको भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं होती, लेकिन ये संस्कृति, परंपराओं और ज्ञान में हमारे मौजूद होती हैं। और ये अगली पीढ़ी में कैसे पहुंचाई जाती है? मौखिक रूप से, लिखित रूप या फिर अभ्यास के माध्यम से आगे बढ़ती है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष देकर अपना आंसर समाप्त करेंगे। तो मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की विरासतें हमारे अतीत का दर्पण है। मूर्त विरासत हमें हमारी ऐतिहासिक और वास्तुकला की उपलब्धियां दिखाती हैं, जबकि अमूर्त विरासत हमें हमारी संस्कृति, परंपरा और मूल्यों से जोड़ती है। इन दोनों को संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है, ताकि हमारी संस्कृति, पहचान सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियां भी इनसे प्रेरणा ले सकें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पहला प्रश्न अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग जो है टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहां पर हम लोग इसकी पीडीएफ शेयर कर देंगे, तो वहां से आप लोग उसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं वापस अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, मानव विज्ञान में पर्यटन के अध्ययन के इतिहास पर चर्चा कीजिए। यानी कि एंथ्रोपोलॉजी जो है ना, उससे क्या होता है, पर्यटन के अध्ययन के इतिहास पर आपको चर्चा करनी है। यानी कि मानव विज्ञान में पर्यटन के अध्ययन के इतिहास पर आपको चर्चा करनी है। तो मानव विज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी वह विज्ञान है जो मनुष्य में समाज, संस्कृति, भाषा और विकास का अध्ययन करता है। यानी कि मनुष्य के अंदर जो आसपास समाज है, मनुष्य की जो संस्कृति है, भाषा है और उसका विकास कैसे हुआ, इसका इन सब का अध्ययन करता है। यह विषय केवल आदिवासी या पारंपरिक समाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आधुनिक दुनिया की नई गतिविधियों जैसे कि पर्यटन, टूरिज्म को भी समझने की कोशिश करता है। पर्यटन का अध्ययन मानव विज्ञान में एक नया लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यानी कि पहले क्या करता था, पहले मानव विज्ञान सिर्फ जो है मानव की समाज, संस्कृति का अध्ययन करता था, लेकिन अब उसने एक नई गतिविधि और चालू की है, पर्यटन को भी समझने की कोशिश की है। पर्यटन का अध्ययन मानव विज्ञान में एक नया है लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रारंभिक दौर में क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, तो पर्यटन के अध्ययन की शुरुआत मानव विज्ञान में 1970 से 1980 के दशक में हुई। इससे पहले पर्यटन को एक गंभीर शैक्षणिक विषय नहीं माना जाता था। मानव विज्ञानी आमतौर पर स्थायी रूप से रहने वाले समुदायों का अध्ययन करते थे, जबकि पर्यटक तो अस्थायी आगंतुक होते हैं। इसलिए पहले यह विषय मुख्य धारा से बाहर था, क्योंकि जो मानव विज्ञान थे वो स्थायी लोगों का अध्ययन करते थे, लेकिन जो पर्यटक थे वो तो अस्थायी थे, इसलिए उनको छोड़ देते थे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में पर्यटन बढ़ा, वैसे वैसे इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव भी अधिक स्पष्ट होने लगे। मानव विज्ञानी समझने लगे कि पर्यटक केवल देखने नहीं जाते, वे स्थानीय जीवन को भी बदल देते हैं, जैसे भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और रोजमर्रा के व्यवहार को। इस तरह पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र बन गया जिसे मानव विज्ञान की नजर से देखना जरूरी हो गया, क्योंकि जब उनको लगा, जब पर्यटन वैश्विक स्तर पर बढ़ा, तो उनको लगा कि ये लोग जो पर्यटक जाते हैं वो वहां के स्थानीय जीवन को भी बदल रहे हैं, जैसे भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज। तो मानव विज्ञान को इसके अध्ययन की जरूरत की आवश्यकता पड़ी। अब इसमें प्रमुख योगदान किसका रहा वो देख लेते हैं। तो 1980 के दशक में डेनिस नस और वेल टर्नर और नील कोहेन जैसे विद्वानों ने इस क्षेत्र में अहम योगदान दिया। इन्होंने दिखाया कि पर्यटन एक आधुनिक अनुष्ठान यानी कि मॉडर्न रिचुअल की तरह होता है, जिसमें लोग रोज की जिंदगी से बाहर निकलकर कुछ नया अनुभव करने की कोशिश करते हैं। क्वेटर टर्नर ने बताया कि पर्यटक अनुभव को लिमिनैलिटी यानी एक तरह की बीच की स्थिति के रूप में समझा जा सकता है, जहां व्यक्ति ना अपने घर में होता है और ना ही पूरी तरह नई जगह में रच बस गया होता है। यह एक अस्थायी लेकिन गहरी अनुभवात्मक व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं व्यक्ति ना ही तो अपने घर से पूरा बाहर होता है और ना ही जहां बाहर होता है वहां पर पूरा होता है। यानी कि जहां व्यक्ति ना अपने घर में होता है, ना तो वो अपने घर में है और ना ही पूरी तरह बाहर है, वो सिर्फ बीच में होता है। इसलिए उसको क्या कहा गया है, बीच की स्थिति के रूप में समझा जा सकता है। ये एक स्थायी लेकिन गहरा अनुभवात्मक अवस्था होती है। अब बात करें आधुनिक दृष्टिकोण की, तो 1990 के बाद पर्यटन मानव विज्ञान में एक स्थायी उप क्षेत्र बन गया। अब शोधकर्ता केवल पर्यटकों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि स्थानीय लोगों के नजरिए से भी पर्यटन के प्रभाव को समझते हैं, जैसे स्थानीय संस्कृति का बाजारीकरण, सांस्कृतिक अस्मिता पर प्रभाव, पारंपरिक जीवन शैली में बदलाव, पर्यावरणीय प्रभाव। ये सब क्या है, ये सब जो है
पर्यटन के प्रभाव हैं। क्या है? ये सब जो है ना, ये सब पर्यटन के प्रभाव हैं, यानी कि स्थानीय संस्कृति बाजारीकरण हो जाता है, संस्कृति अस्मिता पर प्रभाव पड़ता है, पारंपरिक जीवन शैली में बदलाव देखने को मिलता है और पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद अगर हम लोग भारत में अध्ययन को देखें तो भारत जैसे विविधता वाले देश में पर्यटन का सामाजिक प्रभाव बहुत गहरा है। खासकर धार्मिक, सांस्कृतिक और इको पैटर्न क्षेत्रों में मानव विज्ञानी अब यह देखने लगे हैं कि कैसे पर्यटन स्थानीय लोगों की सोच, जीवन शैली और संबंधों को बदलता है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे यहाँ पर, तो मानव विज्ञान में पर्यटन का अध्ययन अब एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। यह न केवल पर्यटक और स्थानीय समाज के बीच संबंधों को समझता है, बल्कि यह भी देखता है कि आधुनिक दुनिया में कैसे संस्कृति, पहचान और जीवन शैली में बदलाव आ रहे हैं। इस अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि पर्यटन केवल यात्रा नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रिया है जो हमारे समय की बड़ी कहानियों का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो मानव विज्ञान में पर्यटन का कब एंट्री होती है, जब उनको लगता है, पहले तो स्थायी लोगों का अध्ययन करते थे, लेकिन जब उनको लगा, जब पर्यटन ग्लोबल स्तर पर, मतलब कि वैश्विक स्तर पर पहुंचा पर्यटन, तो उनको लगने लगा कि यहाँ पर क्या होते, पर्यटक बाहर नहीं जाते, पर्यटक जहां पर जाते हैं तो वहां की संस्कृति, वहां की भाषा, रीति रिवाज को जो है प्रभावित करते हैं। तब उनको लगा कि इसको भी जो है मानव विज्ञान के अध्ययन में शामिल करना चाहिए। फिर उन्होंने उसको शामिल किया और उसका अध्ययन किया। इसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, ताजमहल और भीमबेटका की गुफाओं के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा कीजिए। तो भारत की सांस्कृतिक विरासत विश्व में भर में प्रसिद्ध है। ताजमहल और भीमबेटका की गुफाएं दो महत्वपूर्ण धरोहर स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इन धरोहरों के संरक्षण के लिए भारत सरकार विभिन्न संस्थाओं द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। पहला है ताजमहल के संरक्षण की उठाए गए कदम। तो ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित एक भव्य संगमरमर से बना मकबरा है। यह 17वीं सदी में मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। समय के साथ बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरणीय प्रभावों के कारण इसकी चमक फीकी पड़ने लगी थी। इसे बचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे। पहला था ताज ट्रेपेजियम जोन, यानी TTZ। भारत सरकार ने ताजमहल के आसपास लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ताज ट्रेपेजियम जोन बनाया है, जिसमें औद्योगिक और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को सीमित किया गया है। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण किया गया है। आसपास की फैक्ट्रियों और वाहनों पर नियंत्रण लगाया गया है। केवल CNG आधारित वाहन ही आसपास चलने की अनुमति है। इसके बाद वहां की सफाई और देखरेख की व्यवस्था की गई। ताजमहल की नियमित सफाई के लिए मड पैक थेरेपी का उपयोग किया जाता है, जिससे संगमरमर की सफेदी बनी रहे। इसके बाद है पर्यटकों की संख्या पर नियंत्रण। अधिक भीड़ से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए एक दिन में सीमित संख्या में पर्यटकों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इसके बाद रोशनी और ध्वनि पर नियंत्रण। तो ताजमहल के आसपास तेज रोशनी और ध्वनि को नियंत्रित किया गया है ताकि संरचना को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये सब किसके लिए किया गया? ताजमहल के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम है। ताज ट्रेपेजियम जोन बनाया गया, प्रदूषण को नियंत्रित किया गया, सफाई और देखरेख की व्यवस्था की गई, पर्यटकों की संख्या पर नियंत्रण लगाया गया, रोशनी और ध्वनि पर भी नियंत्रण किया गया। इसके बाद भीमबेटका की गुफाओं के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम। तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये गुफाएं जो है प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकला और जीवन शैली का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ की चट्टानों पर बनी चित्रकला लगभग 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। तो यहाँ पर क्या प्रयास किए गए? पहला प्रयास किया गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संरक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इन गुफाओं का रखरखाव किया जाता है। यह संस्था सफाई, मरम्मत और पर्यटकों के मार्गदर्शन का कार्य करती है। तो यानी कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, उनके द्वारा क्या किया जाता है? इसका रखरखाव किया जाता है, इसकी सफाई, मरम्मत, सब काम किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। इसके बाद प्राकृतिक क्षरण को रोकना। गुफाओं में पानी रिसाव, तापमान परिवर्तन और वनस्पति के कारण होने वाले नुकसान को रोका जाता है। दीवारों पर प्लास्टिक या रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद पर्यटकों पर नियंत्रण। गुफाओं के भीतर पर्यटकों के प्रवेश को नियंत्रित किया गया है। कुछ चित्रों को केवल दूर से देखने की ही अनुमति है। इसके बाद है शैक्षिक और जागरूकता कार्यक्रम। तो स्थानीय लोगों और विद्यार्थियों के लिए जागरूकता और शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि वे इस धरोहर की अहमियत समझ सकें और इसे नुकसान ना पहुंचाएं। इसके बाद डिजिटलीकरण और डॉक्यूमेंटेशन। चित्रों और गुफाओं का डिजिटलीकरण किया गया है ताकि भविष्य में भी इनका अध्ययन और संरक्षण संभव हो सके। तो यहाँ पर ये सब उपाय किसके लिए किया गया? ये सब उपाय किए गए हैं भीमबेटका की गुफाओं के लिए। इसके बाद यहाँ पर हम निष्कर्ष लेकर अपना उत्तर समाप्त करेंगे, ठीक है।
तो ताजमहल और भीमबेटका की गुफाएं हमारे गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर की अमूल्य धरोहर हैं। इनके संरक्षण के लिए सरकार, विशेषज्ञ और आम जनता सभी की सहभागिता आवश्यक है। यदि हम इन कदमों का पालन करें तो आने वाली पीढ़ियां भी इन अद्भुत विरासतों का आनंद उठा सकेंगी। ठीक है, यहाँ पर टोटल हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।